गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो, हमने लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने कुछ केमिकल प्रॉपर्टियाँ पढ़ी थी, जिसमें हमारा लास्ट जो पढ़ा था, हमने एक टेस्ट पढ़ा था आइसोनाइट्राइल टेस्ट या आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बाइल अमाइन रिएक्शन के नाम से भी उसको जानते थे। और एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन थी और इस रिएक्शन को डायरेक्ट भी कई बार पूछ लेता है सामने वाला कि कार्बाइल अमाइन रिएक्शन क्या होती है, डायरेक्ट भी पूछ लेता है। या वो ये एक तरह का जो डिफरेंस आता है ना अमाइन के बीच में, अगर डिस्टिंग्विश करना हो 1 डिग्री अमाइन 2 डिग्री अमाइन के बीच में, तो भी कहने का मतलब इस टेस्ट का हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये 1 डिग्री अमाइन ही ये टेस्ट देते हैं एलिफेटिक में, और एरोमेटिक अमाइन भी देता है, मतलब एनिलीन भी ये टेस्ट देता है। पर 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल टेस्ट नहीं देते। अब बारी है इसके बाद वाले प्रोसेस की। इसके बाद वाली कौन सी जो है केमिकल प्रॉपर्टी, वो 5th नंबर, उसकी मैं बात करता हूँ। तो देखते जाना एक एक करके। है अगली है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड मतलब HNO2 के साथ में, ठीक है। नाइट्रस एसिड के साथ में अगर ये रिएक्शन करता है तो किस तरीके से वेरी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 टर्म वेरी करवाएंगे, एक एलिफेटिक अमाइन के साथ में और एक दूसरा एरोमेटिक अमाइन के साथ में, ठीक है, कंपोनेंट के अंदर। तो यहाँ पर हम बात करते हैं पहला फॉर प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन के साथ में करवा लेते हैं 1 डिग्री, मतलब प्राइमरी मतलब 1 डिग्री अमाइन के साथ में रिएक्शन करवा लेते हैं HNO2 की। तो क्या कंडीशन यहाँ पर वेरी करती है उसकी हम बात करते हैं कंपोनेंट के अकॉर्डिंग कि किस तरीके से रिएक्शन यहाँ पर। और देखो ये जो HNO2 यहाँ पर जो बना है ना, ये जो एक्चुअल में क्या होता है, ऐसे होता है। सोडियम नाइट्रेट NaNO2 की रिएक्शन जब HCl के साथ में करवाई जाती है ना, तो यहाँ HNO2 प्लस में NaCl बनता है, ठीक है। और फिर इस HNO2 के अंदर फर्दर क्या करते हैं, हम HCl का एडिशन करते हैं और फिर इसकी रिएक्शन हम एलिफेटिक अमाइन के साथ में करवाते हैं। तो ये देखो RNH2, ठीक है, प्लस में क्या डाला इसके अंदर HNO2। तो इस वाले कंपोजिशन को हम डायरेक्ट एरो पे लिख सकते हैं, तो हमें ये करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम ये डायरेक्ट कंडीशन अगर इसमें डाल देंगे। तो NaNO2 प्लस में HCl। तो यहाँ पर जब यहाँ पर 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन किसके साथ में करवाई गई, नाइट्रस एसिड के साथ में करवाई गई एलिफेटिक अमाइन की, तो मुझे यहाँ मिला डाई एजोनियम साल्ट RN2 का पॉजिटिव, Cl का नेगेटिव। मतलब यहाँ पर मुझे एक साल्ट मिला जिसका नाम था एल्काइल डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक है, डाइएजोनियम क्लोराइड। जो किस टाइप का साल्ट होता है, अनस्टेबल साल्ट होता है ये। कौन सा वाला, तो एलिफेटिक जो साल्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, अनस्टेबल साल्ट होते हैं कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। फिर क्या करेगा, तो अनस्टेबल तो क्या करेगा, अपने आप को डिकम्पोज करेगा। जैसे इसके अंदर इसका हाइड्रोलाइसिस हम करवाएंगे तो यहाँ पर जो N2 है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और क्या बनेगा यहाँ पर कंपोनेंट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हाइड्रोलाइसिस करवाने पर हमें क्या मिलेगा, एल्कोहल मिला। तो यहाँ देखो कन्वर्जन भी है 1 डिग्री अमाइन का एल्कोहल में चेंज करना। तो वाटर का HOH है तो OH जुड़ गया R के साथ में, N2 नाइट्रोजन गैस बाहर हो गई, साथ में HA और Cl बचा तो क्या हो गया, HCl बाहर। ये नाइट्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज होगी। और इस नाइट्रोजन का जो यूज़ है वो हम कहाँ करते हैं, अमीनो एसिड एस्टिमेशन ऑफ अमीनो एसिड एंड प्रोटीन्स के एस्टिमेशन में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, कहने का मतलब। ये तो था हमारे पास में प्राइम अमाइन एलिफेटिक अमाइन के लिए। देखो मैं यहाँ जो रिएक्शन करवा रहा हूँ सिर्फ वही रिएक्शन करवा रहा हूँ जो अभी NCERT में कंपटीशन के अकॉर्डिंग, अगर मुझे रेफरेंस बुक प्रदीप अगर मैं मुझे करवानी है, कोई अलग बुक करवानी है, तो उसके साथ में बहुत सारी रिएक्शन है। तो अभी मैं 12th का NCERT पोर्शन ही करवा रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शन नहीं करवा रहा। देखो 2 डिग्री रिएक्शन के साथ 2 डिग्री अमाइन के साथ में इसकी रिएक्शन अलग होती है, 3 डिग्री अमाइन के साथ में जो रिएक्शन होता है वो अलग होता है, जो अभी NCERT में नहीं है। तो 2 डिग्री अमाइन के साथ में एक नेमिंग रिएक्शन ज़रूर हम यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है लिबरमान, जो NCERT में नहीं है, लिबरमान नाइट्रोसो रिएक्शन। क्या नाम है उसका, लिबरमान नाइट्रोसो रिएक्शन के नाम से उसको जानते हैं, लिबरमान नाइट्रोसो रिएक्शन, जो NCERT में नहीं है, रेफरेंस में है। तो क्या करेंगे, तो ये देखो 2 डिग्री अमाइन RN ये H और क्या डाला HNO2 हो गया ना, इस तरीके से।
अंडर हीटिंग कंडीशन। यहाँ भी टेम्परेचर क्या लेना है, 295 से लेकर के 298 है शायद, 273 से 278, हाँ 273 से लेकर के 278 केल्विन टेम्परेचर पे करवाना है। वही हीट यहाँ पर दी, वाटर क्या हो गया यहाँ पर रिलीज हो गया, कितना डिग्री अमाइन है भाई, 2 डिग्री अमाइन है। तो क्या बनेगा यहाँ हमारे पास में R डबल बॉन्ड में O। तो यहाँ पर क्या बना N नाइट्रोसो NN डाई एल्काइल अमाइन बन गया। तो यहाँ पर एक अलग टाइप का कंपोनेंट बनता है। तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, लिबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन करते हैं जो अभी अपनी है ना एनसीईआरटी में नहीं है। तो जो मैं अभी सिर्फ एनसीईआरटी वाले पोर्शन को ही करवा रहा हूँ, कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, रिवीजन के अंदर मैं देखूंगा ये सब चीज़ें जो बची हुई हैं, क्योंकि कहीं से भी रिएक्शन आ सकती है। अब है हमारे पास में इसका दूसरा पार्ट, 5वें का दूसरा पार्ट क्या है, 4 एरोमेटिक अमाइन। 4 एरोमेटिक अमाइन मतलब सीधी सी बात किसके साथ में है, एनिलीन के साथ में रिएक्शन करवानी है, एरोमेटिक अमाइन के साथ में किसकी, HNO2 की। और इस रिएक्शन को हम एक पर्टिकुलर नेम के नाम से भी जानते हैं। अब वो नेम क्या है, यहाँ पर पर्टिकुलर नेम क्या है इसका पर्टिकुलर नेम है डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी इसको जानते हैं। किस नाम जानते हैं, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन के नाम से इसको हम जानते हैं। अब ये रिएक्शन क्या है वो देख लेते हैं। देखो भाई, कंपोनेंट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है। ये अपने पास में एनिलीन है, एनिलीन की कंडीशन करवानी है NaNO2 प्लस में HCl के साथ में 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर। कहीं कहीं पे 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस भी लिखा आता है। तो केल्विन को सेल्सियस में, सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर सकते हैं। और जब इसके साथ में रिएक्शन करता है एनिलीन, तो एनिलीन अपने आप को चेंज कर लेता है N2 का पॉजिटिव Cl का नेगेटिव में। इसको अगर खोल के लिखना हो तो, क्योंकि खोल के ना लिखो तो ज़्यादा बेटर, क्योंकि कई बच्चों को ना चार्ज सेपरेशन करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो ये ऐसे आता है N2 Cl नेगेटिव। तो बच्चे क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज यहाँ लगा देते हैं, जो गलत है। पॉजिटिव कहाँ आएगा, इस एंड पे आएगा। समझे मेरी बात को, तो ध्यान रखना है इसका। तो इसका नाम है हमारे पास में बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। क्या बना, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बन गया। और बाहर क्या क्या निकला, NaCl बाहर निकला और 2H2 बाहर निकला। एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर इस बेंजीन से NH2 ग्रुप अगर हटाना हो कभी, मतलब इस डाई एजोटाइजेशन का टर्म अगर अपने को अप्लाई करना हो, तो आप एक कंडीशन याद रखना, उस रिएक्शन को हम और बोलते हैं, इस रिएक्शन का नाम होता है डीएमिनेशन रिएक्शन। मतलब अमाइन ग्रुप को हटाने के लिए क्या करते हैं, हम इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं। कभी ज़रूरत पड़े तो, अगर ये NH2 ग्रुप अगर आपको निकालना हो, हटाना हो, सिंपल बेंजीन बनाना हो, तो कह दे कि एनिलीन से बेंजीन बनाओ, तो कैसे बनाओगे, तो पहले इसको क्या करोगे, डाई एजोटाइजेशन में चेंज कर लोगे, और फिर इसमें कौन सा प्रोसेस वेरी करवाओगे, डीएमिनेशन। तो यहाँ डाई एजोटाइजेशन हुआ था, यहाँ का कौन सा करवा दिया, डीएमिनेशन। और उसके लिए कंडीशन, सिंपल कंडीशन याद रखना, कुछ नहीं करना, आपको इथेनॉल डालना है। क्या डालना, ओनली इथेनॉल। जैसे इथेनॉल डालोगे क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है, बेंजीन बनेगा, एसिटाल्डिहाइड बनेगा। तो तुम जो साइड प्रोडक्ट निकला उसकी बात करो मत, HCl बना, ठीक है। तो उसको मत देखो तुम साइड के रूप में क्या बना। तो कभी जरूरत पड़े ना तो इसका यूज़ करना, बेंजीन इसको हटाने के लिए। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हम डीएमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। एक टर्म और होता है इसका, H3PO2 विद वाटर और हीट, ये भी यूज़ करते हैं। ये थोड़ा टिपिकल है, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें आपने को याद रखनी पड़ती हैं। इसका सिंपल ये याद रखना, इथेनॉल की प्रेजेंस में आसानी से डीएमिनेशन प्रोसेस वेरी कर जाता है। तो ये बात करी हमने डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन की, ठीक है। तो ये बात करी हमने इसके अंदर। फिर अभी इसमें एक पोर्शन हट गया है, कहने का मतलब इसका एनिलीन का एक टर्म और यूज़ होता है कि भाई एनिलीन कंपोनेंट को एरोमेटिक अमाइन और एलिफेटिक अमाइन के बीच में अगर डिफरेंस करना हो तो हम कैसे करेंगे। एरोमेटिक अमाइन और एलिफेटिक अमाइन के बीच में डिफरेंस करना हो तो
तो देखो 1 डिग्री अमाइन के साथ में डिफरेंस करना हो तो वो तो क्लियर हो गया था, पर एरोमेटिक अमाइन को अगर करना है तो सर कैसे करेंगे, एलिफेटिक से। तो देखो भाई सिंपल सा टर्म मैं बता देता हूँ फ़र्क करने का। तो यहाँ पर एरोमेटिक अमाइन जो होते हैं ना, एक टेस्ट देते हैं, उस टेस्ट को बोलते हैं हम डाई टेस्ट। क्या बोलते हैं, डाई टेस्ट के नाम से जानते हैं, और उसका साइंटिफिक नेम होता है कपलिंग रिएक्शन। ये इस साल सिलेबस में हट चुका है, लास्ट ईयर था, इस साल हटा दिया गया है डाईएजो ग्रुप को। कपलिंग रिएक्शन के नाम से इसको जानते हैं, कपलिंग रिएक्शन। इसमें क्या होता है, कैसे कंफर्म करते हैं, एनिलीन डाईएजो टेस्ट डाई टेस्ट देता है, या डाईएजो टेस्ट भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए देखो मैंने आपको ये तो बता दिया कि भाई एनिलीन से डाईएजो कैसे बनता है, तो मैंने आपको समझा दिया। अब ये डाईएजो ग्रुप कैसे रिएक्शन करेगा, तो देखो एनिलीन डाई टेस्ट देखना है इसका। तो एनिलीन ये बना दिया भाई, ठीक है, एन का पॉजिटिव Cl नेगेटिव, प्लस में इसकी रिएक्शन करवा दो फिनोल के साथ में, ठीक है। ये फिनोल के साथ में क्या करवा दी, इसकी रिएक्शन करवा दी, ठीक है। और ये बन गया, पता ही आपको कहाँ से बना है, मैंने अभी बताया था, ठीक है। कुछ नहीं करना, वही हीटिंग कंडीशन में, और फिनोल है ना, तो याद रखना मीडियम कैसे रखना, OH मीडियम, मतलब OH डाल देना, मतलब मीडियम कैसा है, बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में हो रहा है। और ये HCl क्या हो गया बाहर, और HCl बाहर होते ही क्या बना, बेंजीन एंड ट्रिपल बॉन्ड डबल में बेंजीन, और ये OH। अल्कोहल से OH से याद रखना कि O मतलब कैसी डाई बनेगी, ऑरेंज डाई बनेगा। कैसा डाई बनेगा, ऑरेंज डाई। नाम क्या है इसका, इसका नाम है, देखो ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा, नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। नाम क्या है इसका, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये डाई टेस्ट देता है, कभी आए तो अपने, क्योंकि वैसे एनसीईआरटी में इस साल हट गया, इस साल के लिए हट गया है, इस साल नहीं आएगा, नहीं आ सकता है, ठीक है। पर फिर भी थोड़ा सा तो आपको ध्यान होना चाहिए। अगला टर्म हमारे पास में है नेक्स्ट 6th रिएक्शन जो है वो है रिएक्शन विद एराइल सल्फोनिल क्लोराइड, या इसको हम हिंसबर्ग टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। हिंसबर्ग टेस्ट या एराइल सल्फोनिल क्लोराइड, ये फॉर्मूला, ये बेंजीन, ये सल्फोनिल और ये क्लोराइड, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब ये हिंसबर्ग टेस्ट जो होता है, इसका जनरली हम जो यूज़ करते हैं, ये यूज़ किया जाता है क्या करने में, कंपोनेंट के अंदर इसका यूज़ करेंगे हम डिस्टिंग्विश करने में ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन, या हम डिफ्रेंशिएट भी बोल सकते हैं। ये करने के लिए हम हाइजेनबर्ग टेस्ट का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो एक एक करके देखना कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहला है 1 डिग्री अमाइन को, देखो क्या किया वो सर, ये हमारे पास में है सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। हिंसबर्ग रिएजेंट को बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाई गई 1 डिग्री अमाइन के साथ में। ये 1 डिग्री अमाइन है कि नहीं है, ठीक है भाई। क्या बाहर हो गया, HCl बाहर हो गया, ठीक है। HCl क्या हो गया, बाहर हो गया, मतलब 1 डिग्री हिंसबर्ग रिएक्शन के अंदर रिएजेंट कंपोनेंट के साथ में क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, कंपोनेंट। और क्या बना रहा है, SOONHC2H5, और HCl बाहर हो गया, और नाम आया इसका एन इथाइल सल्फेनामाइड, ठीक है, सल्फेनामाइड, एन इथाइल सल्फेनामाइड बना। अब यहाँ टेस्टिंग नहीं हुई है, 1 डिग्री के साथ में रिएक्शन करता है हाइजेनबर्ग रिएक्शन, ठीक है, वो 2 के भी साथ भी करेगा,
पर जब मैं इसकी रिएक्शन बोल सर ये जो कंपोनेंट है ना, ये जो सल्फेनामाइड बना है वो सर इसका जो नेचर है वो है बेसिक। ये किस टाइप का नेचर है? हाँ सॉरी, एसिडिक नेचर है। इसकी नेचर कैसी है? बोल एसिडिक नेचर वाला है। क्यों है? क्योंकि इस एन के पास में है ये एच प्रेजेंस। ठीक है, वो सर एच अगर प्रेजेंस है तो सर फिर क्या हो गया? ये तो सर देगा नहीं, ऐसे तो देगा कैसे नहीं? बोल क्यों? वो सर ये एसिडिक क्यों नेचर वाले हैं? क्योंकि सर इस एन के पास में जो एच है ना ये आसानी से रिलीज हो जाता है। मतलब ये आसानी से ये ग्रुप ये एच को क्या कर देता है? रिलीज कर देता है, मतलब दे देता है। और आपको पता है कि एच देने वाले एसिड होते हैं। अब ये देगा कब? ये देगा तब जब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी। मतलब इस एन की अगर डेंसिटी घटेगी ना तो ये एन अपनी डेंसिटी को पूरा करने के लिए किससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा? एच से। और एच को क्या कर देगा? आसानी से रिलीज कर देगा। और इसकी डेंसिटी घटेगी क्यों? क्योंकि सर इसके साथ में ये जो है, ये जो पूरा ग्रुप है ये वाला, ये पूरा का पूरा ग्रुप है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। मतलब ये इस एन से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और एन की डेंसिटी घटेगी। जैसे घटेगी तो एन अपनी डेंसिटी किससे पूरी करेगा? एच से। और देखो आप रेजोनेंस भी करवा देता हूँ मैं इसकी। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं और ये यहाँ पर आ सकता है। तो एन पे क्या आ जाएगा? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर इसके विड्रॉइंग होने की वजह से आपको याद रखना है कि ये ग्रुप एसिडिक है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ सल्फेनाइल जो ग्रुप है, अमाइड जो ग्रुप है, सल्फेनाइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह काम करता है, जिससे एन की डेंसिटी घट जाती है और उससे आसानी से एच रिलीज हो जाता है। और एच अगर निकलता है तो मतलब इसके नेचर कैसा है? एसिडिक। और एसिडिक नेचर है तो अगर जब इसको हम ऐड कर दें किसी बेसिक मीडियम में, NaOH मतलब एल्कली मीडियम के अंदर, तो ओबियसली बात है एच और OH क्या करेगा? वाटर बाहर हो जाएगा और एक नया कंपोनेंट यहाँ पर बन सकता है। वो क्या बनेगा? ये वाला बनेगा। ठीक है, एन का नेगेटिव क्या है हमारे पास निकलने के बाद में टर्म अगर हम बात करें तो ये लेने के अकॉर्डिंग ये एन नेगेटिव और एन का पॉजिटिव और C2H5। तो आपको ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको तो सिर्फ क्या बताना है कि इसकी नेचर एसिडिक है और जब इसको एल्कली मीडियम में आपने डाला तो यहाँ पर 1 डिग्री अमाइन हिंजबर्ग रिएजेंट के कॉन्टेक्ट में आने पर बेसिक मीडियम में क्या होते हैं? सोल्यूबल होते हैं। क्या होते हैं ये? सोल्यूबल। मतलब एल्कली मीडियम में क्या होते हैं? सोल्यूबल होते हैं। कौन? 1 डिग्री अमाइन हिंजबर्ग रिएजेंट के रेस्पेक्ट में क्या होता है? बेस में सोल्यूबल है। पर 2 डिग्री अमाइन बेस में सोल्यूबल नहीं है। देखो 2 डिग्री अमाइन देखो, लगे हाथ फटाक से देख लो। ये बात करी हमने इसके अंदर S डबल बॉन्ड में O ये, ठीक है, ये क्या है? Cl है। ये 2 डिग्री अमाइन हो गया, 2 डिग्री अमाइन HCl बाहर हो गया। यहाँ तक रिएक्ट कर रहा है, मतलब हिंजबर्ग के साथ में तो रिएक्शन करता है। कौन? 2 डिग्री अमाइन। पर अपने को ये देखना है कि ये बेस के साथ में, मतलब बेस में सोल्यूबल है कि नहीं है NaOH में। तो बच्चा ये बेस में क्या है? इनसोल्यूबल है। क्यों है इनसोल्यूबल? क्योंकि इसके पास में H प्रेजेंट नहीं है। 2 डिग्री अमाइन के पास में क्या नहीं है? एक ही H होता है और H अगर नहीं है तो कंपोनेंट क्या होगा? यहाँ पर बेसिक वाली प्रॉपर्टी, एसिडिक वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर शो नहीं करेगा। एसिडिक अगर नहीं होगा तो बेस में ओबियसली बात है बेस में ये घुलेगा नहीं कभी भी। ठीक है, तो इसलिए क्या होते हैं? तो कोई पूछे तो 2 डिग्री अमाइन जो है वो NaOH या एल्कली मीडियम में क्या होते हैं? इनसोल्यूबल होते हैं। वही कहानी अगर हम किसकी बात कर लें कंपोनेंट के अंदर 3 डिग्री की, तो ये 3 डिग्री वाला देख लो। 3 डिग्री वाला तो R H है नहीं है, तो यहाँ तो ये हिंजबर्ग के साथ ही रिएक्शन नहीं करेगा। तो हाइजेनबर्ग के साथ ही रिएक्शन नहीं कर रहा, कहने का मतलब तो बेस में तो घुलने की बात तो कहानी अलग, पर कहने का मतलब तो ये टर्म डिपेंड करता है कि किस तरीके से यहाँ पर सोल्यूबिलिटी वहाँ पर प्रेजेंस होती है। ठीक है, तो एसिड में सोल्यूबल हो सकता है ये वाला ग्रुप, क्योंकि ये खुद का नेचर बेसिक। अगर इसको डायरेक्टली अगर आप HCl में डालोगे ना, HCl में, तो क्या हो जाएगा? ये आसानी से सोल्यूबल हो जाएगा। मतलब उसमें क्या बना लेगा? R3N H का पॉजिटिव और Cl का नेगेटिव, ऐसे साल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। पर अभी हम उसकी तो बात ही नहीं कर रहे एसिड वाले की, हम तो क्या देख रहे हैं? एल्कली मीडियम में सोल्यूबल है कि नहीं है। तो ये तो रिएक्शन ही नहीं कर रहा है इसके साथ में, तो नो रिएक्शन, एक डिफरेंस हो गया। दूसरा, ये रिएक्ट कर रहा है पर इसकी नेचर एसिडिक नहीं है, तो ये बेस में क्या है? इनसोल्यूबल है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर रिएक्ट इसके साथ में कर रहा है,
ठीक है। और रिएक्ट करने के साथ में ये बेस में भी क्या है, सोल्यूबल है। क्यों सोल्यूबल, क्योंकि इसकी नेचर कैसी है, सल्फोनामाइड की एसिडिक है। क्यों एसिडिक है, क्योंकि इसके पास में एच है। एच है तो क्या करेगा, बोल दे देगा। क्यों दे देगा, क्योंकि ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। विड्रॉइंग होने से क्या होगा, इसकी डेंसिटी घटेगी, और डेंसिटी अगर इसकी घटेगी एन की, तो ये किससे अपनी पूर्ति करेगा, एच से। और एच से अगर ये ले लेगा तो एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर, जो जाकर किस में घुल जाएगा, बेस में। तो ये बात करी हमने इन दोनों टाइप्स ऑफ रिएक्शन की। तो आई होप आपको ये वाला टर्म समझ में आया होगा, ठीक है। तो लास्ट इसकी जो रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कुछ टाइप्स, कुछ कॉन्सेप्ट, वो मैं नेक्स्ट वाली क्लास में समझाता हूँ। तो फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मेरे से ना पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हैं। और भाई आप बहुत से बच्चे ने देख नहीं रहे हैं, भाई किसी पर्टिकुलर टीचर का देखना है क्या आपको कि भाई उसका असर पसंद आ रहा, मस्त है, बोर्ड पे है, ठीक है। अरे कोशिश करो ना समझने की, भाई मेरी मजबूरी है इसलिए मैं नहीं करा पा रहा बोर्ड पे, ठीक है। तो कोशिश तो करो ना, मेहनत कर रहे हैं भाई, पढ़ा रहे हैं, ठीक है। वैसे तुम कॉपी में, स्कूल में जी बोर्ड पे समझ नहीं आ रहा, कॉपी लेके घूमते रहते हो, पीछे पीछे कॉपी में समझा दो, नोटबुक समझा दो, नोटबुक में समझा दो। अब कॉपी में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और मैं बोर्ड पढ़ाने मुझे डर नहीं लगता है भाई, बोर्ड भी पढ़ा सकता हूँ मैं, पर मेरे पास है नहीं, मैं गाँव में हूँ, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मुझे नोटबुक में पढ़ाना पड़ रहा है। तो ठीक है ना, करो। आप देख नहीं रहे, मुझे दिख रहा है, मैं जब मैंने अभी यूट्यूब पे डालना शुरू किया तो व्यूवर्स 50-60 बच्चे, और सेक्शन कितने हैं, 3। तो मतलब इसका मतलब क्या कह रहा है, बच्चा देख नहीं रहा है वीडियो, सीधी सी बात है, टाइम पास कर रहा है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और भाई थोड़ा सा देखो, काम करो, ठीक है ना, थैंक यू।